मैं 6 साल की रिया के साथ खेल में बिज़ी था कि तभी ताई जी मेरे पास आईं और मुझसे कहने लगी, चलो मैं तुम्हें नहलाती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि ताई जी कब से मुझे नहलाने लगी, मैं तो खुद ही नहा लिया करता था। लेकिन उस दिन ताई जी ने मुझे खुद नहलाया और मुझे बहुत अच्छा तैयार किया था, नया सूट पहनाया था और मैं उनकी इस मेहरबानी पर हैरान था। मेरी ताई जी ने तो कभी मेरे साथ इतने प्यार से बात भी नहीं की थी और ना ही कभी मेरे लिए कुछ किया था, तो फिर आज वो क्यों मुझे इतना तैयार कर रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था कि ताई जी हम कहीं जा रहे हैं क्या, मगर वो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अपना फेवरेट गाना गुनगुना रही थी। फिर मैं भी चुप हो गया। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गया तो ताया जी काम से वापस लौटे। मुझे प्यार से देखकर उन्होंने ताई जी पर एक नज़र डाली तो ताई जी कहने लगी, देर हो रही है, अब जल्दी से जाना चाहिए। मैंने ताया जी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी चुप हो गए। मुझे पास बुलाया, मेरे माथे पर प्यार किया और कहने लगे, बेटा हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हें सुकून और खुशियाँ मिलेंगी। ताया जी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। मैं 11 साल का बच्चा था, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें मेरे समझ से बाहर थीं। मुझे और रोहित को लेकर चल पड़े, जबकि छोटी रिया ताई जी का हाथ पकड़कर चल रही थी। और फिर पूरे 1 घंटे भर के सफ़र के बाद हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास पहुँच गए, जहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और वो एक अनाथ आश्रम का बोर्ड था। मैं स्कूल जाता था, इसलिए बहुत आसानी से मैंने इस बोर्ड को पढ़ लिया था और इसके बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिन पहले ही अनाथ आश्रम का मतलब पता चला था। जब हमने अपनी किताब में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मेरी टीचर ने बताया कि अनाथ आश्रम क्या होता है। रोहित भी मेरा हम उम्र था, हम एक ही क्लास में थे, इसलिए उसे भी अनाथ आश्रम का मतलब पता था। तो वो भी घबराकर अपने पापा से पूछने लगा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन ताया जी और ताई जी ने उसे भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो हमें अंदर ले गए और जब उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ने की बात की तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने ताया जी का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रोहित ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। वो अपनी माँ से कह रहा था कि हम राम को यहाँ अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ रहे हैं, ये तो मेरा भाई है, मैं इसे अपने साथ रखूँगा। रोहित जो मेरे ताया जी का बेटा था, वो मुझे सगे भाइयों की तरह ही प्यार करता था। अपने माता पिता के देहांत के बाद से जब से मैं ताया जी के घर आया था, उसने अपनी हर चीज़ मेरे साथ बांटी थी। अगर मैं किसी को खटकता था तो वो मेरी ताई जी की आंखें थीं, जिन्हें मेरा अस्तित्व बिल्कुल ही बर्दाश्त ना था। वरना ताया जी और रोहित ने तो मुझे कभी पराया नहीं समझा था और मैं जानता था कि इस अनाथ आश्रम में मुझे लाने के पीछे भी ताई जी का ही हाथ है। उन्होंने ही ताया जी को मजबूर कर दिया होगा और ताया जी की आंखें भी बता रही थीं कि वो भी इस फैसले पर खुश नहीं हैं, क्योंकि वो सर झुकाए चुपचाप बैठे थे और सारी बातचीत ताई जी ने की थी। ताई जी ने अनाथ आश्रम वालों से कहा कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम इस बच्चे की और देखभाल नहीं कर सकते। फार्म पर साइन करने के बाद ताई जी ने मुझे अनाथ आश्रम में एक औरत के हवाले किया था और मैं रोने लगा था। मैंने रोहित का हाथ पकड़ लिया और रोहित भी मेरे साथ लगकर खड़ा था। वो मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। ताई जी ने उसे थप्पड़ मारा और ज़बरदस्ती मेरा और उसका हाथ छुड़वा कर उसे मुझसे दूर किया। रिया मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसलिए वो भी ये सब कुछ देखकर रोने लगी और भागकर मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ताई जी दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गई थीं। ताया जी ने पलटकर एक नज़र मुझ पर डाली और फिर कहने लगे, बेटा मैं तुझसे मिलने आता रहूँगा, तू परेशान ना होना। उनकी आंखों में आंसू जगमगा रहे थे और फिर वो भी ताई जी के पीछे पीछे चले गए और मैं जान गया था कि हमारी ज़िंदगी अनाथ आश्रम में ही गुजरनी है। कुछ देर रोने धोने के बाद मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस सरकारी अनाथ आश्रम में मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। पहले दिन तो वार्डन ने मुझसे कुछ न कहा, लेकिन दूसरे दिन मुझे कान से पकड़कर एक औरत से ने सफाई के काम पर लगा दिया। यह अनाथ आश्रम काफ़ी बड़ा था। आधा दिन सफाई में गुजर गया। खाने के समय बासी रोटी हमारे सामने रख दी जाती, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खाया था और इसके बाद मुझे बर्तन धोने के लिए खड़ा कर दिया गया और रात तक थक कर चूर हुआ और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। ऐसी ही ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी। पढ़ाई लिखाई से तो हमारा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी अनाथ आश्रम के दौरे पर आता तो हमें किताबें भी मिलती और अनाथ आश्रम भी पूरी तरह से चमका दिया जाता और हमें अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मजबूर किया जाता और उनके जाते ही हमसे किताबें और बैग सब छीनकर फिर हमें उसी ज़िंदगी पर लौटा दिया जाता, जहाँ सिवाय काम काम काज के और खुद दुख के कुछ नहीं था। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने ज़िंदगी के 5 साल अनाथ आश्रम में काटे थे और जब मैं 16 साल का हुआ
तो मुझे पता चला कि हमें किसी फंक्शन में वेटर के लिए जाना है। और ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि अनाथ आश्रम वाले बच्चों से इस तरह के काम भी करवाते हैं। 16 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनाथ आश्रम का दूसरा पोर्शन था। मैं 16 साल का हुआ तो मुझे उस दूसरे हिस्से में भेजा गया और यहाँ ज़्यादातर लड़कों से इसी तरह के काम लिए जाते थे। और फिर मुझे और 12 बच्चों को वेटर के तौर पर एक फंक्शन में भेज दिया गया और वहाँ भी हमने खूब काम किया था। बदले में हमें एक पाई भी नहीं मिली थी, क्योंकि सारे पैसे तो अनाथ आश्रम वालों ने पहले से ही वसूल कर लिए थे। और फिर हमें सिखाया भी गया था कि हम किसी से बात ना करें कि हम रात में वेटर का काम भी करते हैं। जब हम वापस लौटे तो थकन से चूर थे, खाने को ठीक से खाना भी नहीं मिला था, इसलिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और फिर हर दिन ऐसा ही होने लगा था। 24 घंटे बाद मेरा सब्र ख़त्म हुआ तो मैंने शादी के फंक्शन में से थोड़ा सा खाना चुरा लिया और रात को चुपके से मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे खाया। और इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी चोरी की आदत लग गई। मैं खाना चोरी कर लिया करता था और फिर एक दिन मैं पकड़ा गया और मुझे अनाथ आश्रम वालों ने बहुत मारा पीटा और सज़ा के तौर पर 2 दिन के लिए मेरा खाना बंद कर दिया। वो 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। और फिर तीसरे दिन जब मैं दोबारा से किसी फंक्शन में गया तो मौका देखकर मेहमानों के बीच में से ही वहाँ से भाग निकला और किसी को खबर ना हुई। उस समय मैं लगभग 17 साल का था। मैंने अनाथ आश्रम तो छोड़ दिया, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं फुटपाथ पर ही सो गया और फिर जब सुबह उठा तो मेरी समझ में आया कि मेरे साथ पेट लगा हुआ है जिसे समय पर खाना चाहिए, क्योंकि भूख से मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने खाने की तलाश में हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मैं एक होटल के पास पहुंचा और फिर वहां खाने के लिए देखने लगा। तभी मुझे पता चला कि इस होटल में वेटर की कमी है और वो लोग वेटर की भर्ती कर रहे हैं। मैंने अनाथ आश्रम में रहकर काफ़ी समय तक ये काम कर लिया था, इसलिए मैंने फ़ौरन ही जाकर नौकरी मांग ली। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बतौर वेटर रख लिया और फिर रहने के लिए मुझे होटल के पीछे ही जगह भी दे दी। कच्ची सी जगह थी जहाँ कुछ चारपाइयाँ डाली हुई थी और वहाँ मेरे जैसे कुछ और वेटर भी रात को सो जाया करते थे। ये होटल सुबह से लेकर रात 1 बजे तक चलता था, इसलिए इन्हें वेटरों को यहाँ रखने पर कोई परेशानी नहीं थी और मुझे ठीक खाना भी मिल रहा था। यहाँ काम करके मैं बड़ा संतुष्ट था कि सैलरी भी मिलती है और समय पर खाना भी, रहने को जगह भी थी और एक न एक तरीके से मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर चुका था। वरना अनाथ आश्रम में हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था और कुछ ऐसा व्यवहार ताई जी भी मुझसे करती थी। मेरे माँ बाप एक दुर्घटना में गुजर गए थे, इसलिए मैं ताई जी के घर में रहता था, लेकिन ताई जी को मेरा रहना बहुत जहर लगता था। उन्हें लगता था कि मैं रोहित को बिगाड़ दूंगा या फिर मेरी वजह से रोहित के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि मेरे ताया जी मेरा बहुत ध्यान रखते थे और इसलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचाया था। अब इस होटल में आकर मैं अपने आप को आज़ाद और संतुष्ट महसूस करता था और अपनी ज़िंदगी से भी बहुत खुश था। वेटरी करने के साथ साथ मैंने बर्तन धोने का काम भी ले लिया था और बर्तन धोकर जो मुझे पैसे मिलते थे वो मैं जमा कर लिया करता था। बहरहाल वेटरी में भी एक सैलरी मिलती थी, इससे मेरा खाना पीना और मेरा खर्चा निकल जाता था। मैं चाहता था कि पैसे जमा करके अपने भविष्य के बारे में कोई अच्छा फैसला कर सकूं, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी ने पलटा खाया और एक रात एक अजीब सा हादसा हुआ। होटल में कुछ ही लोग बाकी थे। रात के 1 बज रहे थे, होटल बंद होने का समय था। सभी लोग जा चुके थे, टेबलों को मैं ही देख रहा था। बाकी के वेटर भी सोने के लिए चले गए कि सुबह 9 बजे से फिर से होटल खुल जाया करता था। मुझे इस टेबल से बर्तन उठाने थे और अपनी टिप भी वसूल करनी थी, बिल भी वसूल करना था और साथ ही इस टेबल के बर्तन धोकर रखने थे। मैं बस इंतज़ार में था कि कब ये लोग जाएं और मैं अपना काम निपटाकर सोने के लिए चला जाऊं। और फिर लगभग आधे घंटे बाद वो चारों पांचों आदमी उठकर गए तो मैंने जल्दी से टेबल साफ़ किए, बर्तन उठाए। टिप में पहले ही ले चुका था। मैं बर्तन धोने के लिए किचन में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे की तरफ बनी अलमारी में कुछ हलचल हो रही है। इस अलमारी के अंदर दरवाजे बंद रहते थे और वहाँ पर बड़े बड़े बर्तन रखे होते थे जो कभी कभी निकलते थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा। पहले मैंने अनदेखा किया, लेकिन फिर दोबारा से मुझे अजीब सी आवाज़ आई तो मैंने अलमारी खोलकर देखा और सामने का दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। एक जवान 16-17 साल की लड़की मेरे सामने बैठी थी और काँप रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं चुप तो हो गया, लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल ही हैरान था कि वो यहाँ कैसे आई और वो यहाँ क्यों छुपी हुई है। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मगर वो डर कर रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उसके मासूम से चेहरे पर मुझे बहुत प्यार आया।
मैंने जल्दी से उसे बचा हुआ खाना दिया तो वो इस तरह टूट कर खाने लगी जैसे वो कब से भूखी हो। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो इस अलमारी में बंद थी। सारा दिन होटल में शोर शराबा रहता था, इसलिए उसकी उपस्थिति का किसी को नहीं पता था, लेकिन रात के अंधेरे में सन्नाटे की वजह से मुझे इसकी मौजूदगी का पता चल गया था। और रात की ड्यूटी मेरी ही थी, इसलिए अब वो इस जगह पर रहने लगी। मैं बहाने से अलमारी खोलकर उसे उस खाने पीने को दे देता और धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे, लेकिन कई बार मैंने उसे बाहर निकलने का कहा, लेकिन वो डर से थरथर काँपती और बाहर ना आती। मैंने भी उसके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। मैं भी तो इसी तरह तन्हाई से डर कर काँपता था, ना जाने इस लड़की के साथ भी क्या हुआ था। मुझे यकीन था कि जिस दिन वो मुझ पर भरोसा करेगी उस दिन वो बाहर भी आएगी और अपना सच भी मुझे खुद बताएगी। वो बेचारी सारा दिन बिल्कुल चुप बंद रहती थी, और जब रात को मैं खाना देता तो खाना खाकर मेरी ही मौजूदगी में वो किचन के पास बने वॉशरूम में चली जाती थी, नहाती धोती और साफ़ सुथरी होकर आ जाती और मैं पहरादारी करता था। ऐसे ही 10 दिन बीते थे कि एक रात मैंने उसे खाना देने के लिए अलमारी को खोला तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने अपने सामान की छोटी सी पोटली खोली हुई थी और एक फ़ोटो को सीने से लगाए रो रही थी। और मेरे होश उड़ने की वजह वो फ़ोटो थी जो उसके हाथ में थी, क्योंकि मैं इन चेहरों को अच्छी तरह से पहचानता था। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब तक मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया था। मैं उसे गुड़िया कहकर पुकारा करता था। पहली बार मैंने उससे इसका नाम पूछा था और उसने बड़ी मुश्किल से रोते हुए मुझे अपना नाम रिया बताया था। उसका नाम सुनते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसके हाथ में मेरे ताया जी और ताई जी की फ़ोटो थी, जिसमें एक लड़का और वो खुद खड़ी थी। वो लड़का ज़रूर रोहित ही था और वो लड़की यानी रिया मेरी ताई जी की बेटी थी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और मैंने रोते हुए उसे बताया कि मैं राम हूँ, तुम्हारे चाचा का बेटा। ये सुनते ही वो शौक हो गई, परेशान हो गई और वो ध्यान से मुझे देखने लगी। हम कई साल बाद मिल रहे थे। मैं 22-23 साल का हो चुका था और वो भी 16 साल की थी। इतने सालों में दोनों ही बहुत बदल गए थे, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं सके। मैंने उसके हाथ से फ़ोटो ली और ताई जी के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर उससे कहा कि अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ तक कैसे पहुँची। ताई जी कहाँ हैं। मैंने उसका हाथ खामोशी से पकड़कर इस जगह से निकाला और अपने साथ उसे होटल से बाहर ले आया, क्योंकि रात के इस समय होटल में मेरे अलावा और कोई नहीं होता था। पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ नौकरी कर रहा था, इसलिए होटल वाले सब मुझ पर भरोसा करते थे और होटल बंद करने की जिम्मेदारी पर मुझ पर ही थी। हम दोनों होटल से बाहर आकर बैठे तो वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने एक ऐसी सच्चाई मुझे बताई जिसे सुनकर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। रिया कहने लगी, आपके जाने के बाद पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते थे। मैंने होश संभाला तो पापा को आपको याद करते हुए देखा। वो हमेशा इस बात पर बहुत तड़पते थे कि उन्होंने आपको अनाथ आश्रम में डलवाया है, जबकि आप उनके स्वर्गीय भाई की आखिरी निशानी हैं। लेकिन माँ हमेशा उन्हें डांट कर चुप करवाती थीं और कहती थीं कि एक अनाथ बच्चे के पीछे हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाना था। अच्छा हुआ कि वो इस घर से चला गया, वरना वो रोहित को भी बिगाड़ देता। ना जाने क्यों माँ को हमेशा यही लगता था कि आप रोहित को बिगाड़ देंगे। फिर आखिरी समय में पापा ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और उसी खामोशी से वो इस दुनिया से चले गए थे। मगर जो दुख और तकलीफ़ उनकी आंखों में मुझे दिखाई देता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही था, क्योंकि वो अपने आखिरी समय में भी आपको बहुत याद करते थे। पापा के देहांत के बाद हमारे हालात एकदम से ही ख़राब हो गए। उस समय रोहित भैया 18 साल के थे और मैं 13 साल की। भाई की नौकरी नहीं थी और ऐसे में बाप का साया भी सर से उड़ गया था। मेरी माँ, जो आपको अनाथ कहकर बुरा भला कहती थीं, उनके खुद के बच्चे अनाथ हो गए थे और फिर जब रोहित भैया के सर से बाप का साया हटा तो वो बुरी संगत में पड़ गए। मेरी माँ, जिन्हें लगता था कि आप रोहित भैया को बिगाड़ देंगे, वो रोहित भैया खुद ही गलत रास्तों के मुसाफिर बन गए, नशे की लत में गिरफ्तार हो गए, बहुत बुरे बुरे दोस्त बना लिए, गलत काम करने लगे। अक्सर अपने घटिया घटिया दोस्तों को घर भी ले आते और उनके दोस्त मुझ पर बुरी नज़र डालते, लेकिन रोहित भैया को नशे में होश ही कहाँ होता था। माँ रोकने की कोशिश करती तो वो उल्टा झगड़ा करते, बुरा भला कहते। धीरे धीरे उन्होंने माँ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया और माँ उनका जुल्म सहने लगी थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद रोहित भैया के सिवा घर में कोई और मर्द नहीं था। रोहित भैया के नशे की वजह से मोहल्ले वाले भी बुरा भला कहने लगे थे और कुछ आवारा लड़के भी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं ज़िंदगी से इतनी तंग आ गई थी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। भाई तो पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हमारे हालात और ख़राब होते चले गए
और भाई घर की चीज़ें बेचकर अपनी नशे की लत को पूरा करते। और फिर एक दिन उनके पास जब बेचने को कुछ न रहा तो उन्होंने मेरा ही सौदा कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा नशे की लत हो रही थी और उनका शरीर टूट रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने आवारा बदमाश दोस्तों से कहा कि वो मुझे एक रात के लिए ख़रीदें और बदले में उन्हें नशा दें। ये सुनना था कि माँ ने मुझे उसी समय रातों रात चुपके से घर से निकाल दिया और कहा कि सुबह लौट आना, अभी चली जाओ। मैं घर से निकली तो मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं गलियों गलियों में फिर रही थी। मैं हाथ में सिर्फ एक छोटी सी पोटली थी जिसमें माँ ने कुछ पैसे और मैंने खुद से कुछ फ़ोटोज़ रख ली थी। और फिर मैं एक अंधेरी गली में पहुंची तो वहाँ कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं भागने लगी और भागते भागते ना जाने कहाँ से कहाँ निकल आई। रास्तों का पता नहीं था मुझे। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी और फिर अपने आप को छुपाने के लिए मैं इस होटल में आ गई। और फिर मौका मिलते ही जब मैंने देखा कि इस तरफ कोई नहीं था तो मैं यहाँ आकर छुप गई, क्योंकि वो लड़के अभी तक मेरे पीछे लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि यही सही मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन फिर आपने मुझे देख लिया और खाना पानी दिया। मुझे लगा यही मेरे लिए सुरक्षित जगह है। मुझे यकीन था कि अगर मैं वापस घर भी जाती हूँ तो मेरा भाई फिर से मेरा सौदा कर देता। समझ नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। मेरे माँ बाप ने तो आपको अनाथ आश्रम में डलवाया था, लेकिन मुझे तो अनाथ आश्रम की छत भी नसीब ना हुई थी और मैं यहाँ छोटी सी जगह में कैद हो गई थी। ये कहकर रिया फूट फूट कर रोने लगी और ताया जी के देहांत का सुनकर मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे ताया जी से बहुत प्यार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ताया जी इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे और मुझे उनका आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं होगा। इतनी ही देर मैं रोता रहा और रिया भी मेरे साथ रोती रही। वो घर के हालात मुझे बता रही थी और मैं हैरान था। मेरी वो ताई जी जो घमंड की देवी बनी बैठी थीं, जिन्हें मेरा अनाथ होना बहुत ही ज़्यादा खटकता था, खुद किस जगह पर पहुंच गई थीं कि उनके अपने बच्चे न सिर्फ अनाथ थे बल्कि बुरी तरह से बिगड़ गए थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं बल्कि अफसोस था, क्योंकि मुझे रोहित और रिया से बहुत प्यार था और इन दोनों ने हमेशा मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा था और मैं भी उन्हें अपना ही मानता था। मैंने सारी जमा पूंजी निकाली और रिया को लेकर वापसी के रास्ते चल पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। पूरे 2 घंटे बाद मैं उस दरवाजे पर खड़ा था जहाँ से कई साल पहले खूब तैयार होकर निकला था। आंखों में आंसू लिए मैं रिया के साथ उसी घर में गया तो सामने ज़मीन पर मेरी ताई जी बैठी थीं जो बुरी तरह से रो रही थीं। जैसे उनकी नज़र रिया पर पड़ी तो वो भागते हुए आईं और उसके गले लगकर रोने लगीं। कहने लगी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? तो मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। तेरा भाई भी ना जाने कहाँ चला गया है। जब उसे पता चला कि मैंने तुझे घर से भगा दिया है तो वो घर छोड़कर ही निकल गया। पता नहीं तेरी तलाश में गया है या फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गया है। ताई जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चुप हो गई, मेरी तरफ देखने लगी। रिया ने ताई जी को बताया कि मैंने उसकी मदद की है तो वो मेरा धन्यवाद करते हुए बैठने को कहने लगी, लेकिन मैंने बैठने की बजाय आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। वो मेरी इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई और जैसे ही मैंने ताई जी कहा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो हैरत से मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, मेरे चेहरे को महसूस किया और बहुत ही मुश्किल से उनके मुंह से मेरा नाम निकला, राम, ये तुम हो? ताई जी ने हकलाते हुए कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और वो फ़ौरन ही मेरे पैरों में बैठ गईं। फिर रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगीं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें पराया किया, तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आई। मेरे पति मुझसे नाराज़गी लिए हुए इस दुनिया से चले गए। मेरे बच्चे अनाथ हो गए और मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा ही गलत रास्ते पर चल निकला है और मेरी बेटी की इज्जत पर हर समय तलवार लटकी रहती है। मैं जो हर बार यही कहती थी कि तुम मेरे बेटे को बिगाड़ दोगे, वो अकेले रहकर भी बिगड़ गया, क्योंकि मैंने उसकी अच्छी से परवरिश नहीं की थी। मैंने उसे लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि उसकी हर नाजायज़ इच्छा को पूरी करती रही। इसलिए जब बाप के मरने के बाद उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो वो उस बोझ को उठाने के काबिल ही नहीं था। उसे नशे की आदत पड़ गई थी और वो गलत रास्तों का मुसाफिर बन गया। एक अनाथ के साथ बुरा करने का शायद यही अंजाम होता है। मुझे हर समय रिया की चिंता लगी रहती है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए। ताई जी ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने फ़ौरन उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे वादा किया कि मैं उनका सहारा बनूंगा, कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो जमा पूंजी मेरे पास थी उससे मैंने घर का राशन भरवाया और रिया की रक्षा करने का भी वादा किया था। मैं ताई जी और रिया का ख्याल रख रहा था। 15 दिन बाद रोहित लौट कर आया तो वो बुरी तरह से नशे में धुत था। मुझे घर में देखकर हैरान हुआ और फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं राम हूँ, वो मेरे गले से लग गया
उसके दिल में अब भी मेरे लिए प्यार था। मैंने धीरे धीरे उसका इलाज करवाना शुरू किया, बुरे रास्तों से बचाया। आज वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मैं अब भी होटल में ही नौकरी करता हूँ, ताई जी का घर भी चलाता हूँ और उनके बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ। एक बात मैं सीख चुका हूँ कि समय और हालात बदलने में कभी भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।